सो हे गाइस, हेलो और वेलकम टू एचएस एकेडमी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एआरएफ के बारे में। सो बेसिकली एआरएफ होता क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है और इससे मतलब बेसिकली अंडरस्टैंड करने का हमारा पर्पस क्या है। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे को इन पर्टिकुलर आईडीज़ पे फॉलो कर सकते हैं। पहला फेसबुक आईडी है, सेकंड लिंक्डइन है, थर्ड इंस्टाग्राम एंड फोर्थ टेलीग्राम। सो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी ऑन डिमांड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड ऑल यू कैन आस्क मी डायरेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड फेसबुक ऑल्सो। सो ऐप फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप में मैंने बेसिकली 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करा हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग, ये आपका एब्रिविएशन बेसिकली है। ओके, सो दोज इंडिविजुअल्स जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी एयरपोर्ट में regarding fire protection, so they will come under ARF, okay, aircraft rescue and firefighting. So is a special category of firefighting that involves the response, hazard mitigation, evaluation, possible rescue of passengers and crew of an aircraft involved in typically in an airport ground emergency। अब देखिए फायर फाइटिंग मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, वेरियस टाइप की फायर फाइटिंग होती है, जिसमें कि हमने प्रीवियसली जब हमने वाइल्ड फायर के बारे में जाना था एट दैट टाइम हमने पढ़ा था कि एरियल फायर फाइटिंग भी होती है। सो एट दैट टाइम ARF भी एक स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग है जो कि यूज़ करी जाती है एयरपोर्ट्स पर। ओके, सो ARF के भी अपने सेपरेट व्हीकल्स होते हैं। आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे इतने हाईटेक व्हीकल्स लगे रहते हैं फायर फाइटिंग के लिए जो होते हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में जनरली ये बताना चाह रहे हैं जिसमें कि ARF क्या है कि स्पेशल कैटेगरी फायर फाइटिंग है जिसमें कि रिस्पॉन्स, हैजर्ड मिटिगेशन और एवैक्यूएशन हम जनरली करते हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्स क्या होता है, अगर कोई भी सिचुएशन वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसे हमें रिस्पॉन्ड करना होता है एज सून एज पॉसिबल। ओके, बिकॉज टाइम के साथ साथ कंडीशन भी वर्स्ट होते जाती है। नेक्स्ट है आपका हैजर्ड मिटिगेशन, जो भी हैजर्ड्स वहाँ पे हैं उन्हें मिनिमाइज़ करना होता है। थर्ड एवैक्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एट द टाइम वहाँ पे पैसेंजर्स होते हैं बहुत सारे, जो फ्यूजलेस होता है। अभी फ्यूजलेस क्या होता है उसे हम आगे डायग्राम्स में, स्कीमेटिक्स में डिस्कस करेंगे। एंड पॉसिबल रेस्क्यू ऑफ पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ एन एयरक्राफ्ट, जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी वहाँ पे क्रू या फिर पैसेंजर हैं उन्हें इवैक्यूएट करना होता है एज सून एज पॉसिबल टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ्स, ओके, फ्रॉम द डेडली प्रोडक्ट ऑफ कंबशंस एज वेल एज फायर्स इन्वॉल्व इन टिपिकली एन एयरपोर्ट ग्राउंड एमरजेंसी। सेकंड पॉइंट से आपका यहाँ पे एयरपोर्ट्स विद शेड्यूल पैसेंजर फ्लाइट्स आर ऑब्लाइज्ड टू हैव फायर फाइटर्स एंड इक्विपमेंट्स ऑन लोकेशन रेडी फॉर ड्यूटी एनी टाइम एयरक्राफ्ट ऑपरेट। अब देखिए एयरपोर्ट से वहाँ पे शेड्यूल बना रहता है कि ये पर्टिकुलर फ्लाइट इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ से डिपार्चर होगी या फिर अराइवल होगी। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे आप फायर फाइटर्स और जो भी एयर रिलेटेड व्हीकल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको ऑलरेडी वहाँ पे जमा करके रखें, साथ ही वेल वर्किंग कंडीशंस में। ओके, ड्यू टू द रेयरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट फायर्स दे ऑफन मैनली हैव द ड्यूटी सच एज लॉगेज लोडर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स विच हैव टू बी अबैंडन एट फायर अलार्म्स। सो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन पर भी डाली जाती है रिगार्डिंग फायर प्रोटेक्शन एंड एयरफ मिशंस। थर्ड पॉइंट्स यहाँ पे है एयरपोर्ट्स में हैव रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय एन आर्म ऑफ देयर इंडिविजुअल नेशनल गवर्नमेंट्स और वॉलंटरी अंडर द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एयरफ की बात करोगे तो ICAO का नाम बहुत ज़्यादा आएगा वहाँ पे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। बट ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, जिस कंट्री में आप जाओगे वहाँ की भी थोड़ी बहुत डोमिनेंस वहाँ पे होगी। जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी कुछ आप कह सकते हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट है पर्टिकुलर रेगुलेशन बनाएगी आर्ट रिलेटेड या फिर एविएशन रिलेटेड, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाएगी। ओके, डिफरेंट होंगे पैटर्न्स यहाँ पे, पर जो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो एज़ पर US पैटर्न्स है, यूनाइटेड स्टेट्स के पैटर्न्स हैं। NFPA से इन्फॉर्मेशन सोर्स है हमारा। आगे बढ़ते हैं तो जनरली AF की अगर आप बात करें, जब हम ट्रेनिंग करते हैं AF की, एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग, तो टिपिकली कुछ इस तरीके से लोकेशन देखते हैं। मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। ओके, ये आपका एक मॉडल एयरक्राफ्ट है जिसमें कि आप कह सकते हैं इंटेंटेड तरीके से यहाँ पे फायर लगाई गई है। ओके, ये इसकी एक्सेस है, ये टोटली एक्सेस है आपकी, और साथ ही साथ ये आपके फायर फाइटर्स जो यहाँ पे ट्रेंड होने के लिए गए हैं। अब इसमें ये नहीं रहता कि आपको सिर्फ फायर फाइटिंग का यहाँ पे करनी है, जैसे कि मैंने बताया इसका पूरा नाम है एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग। ओके, अब यहाँ पे हमें फायर को एक्सटिंग्विश करने के बाद यहाँ से जो भी ये आपका बेसिकली फ्यूजलेस, जो आप ये एरिया देख रहे हैं ये होता है फ्यूजलेस। ओके, इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इसमें क्रिटिकल एरिया कॉन्सेप्ट आता है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा तो इसे नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 रहेंगे इस वीडियो के। ओके, सो TC एंड PCA का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है, थियोरेटिकल क्रिटिकल एरिया एंड प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया। सो हम उसे आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। TCA PCA होता क्या है, अभी तक के लिए इसे समझिए। ये पर्टिकुलर होता है आपका फ्यूजलेज। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन करे हैं, जो एरोप्लेन है उसके पार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ARF मिशंस पे जा रहे हैं, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द एयरक्राफ्ट एंड ऑल, सो आप फेस करेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। ओके, कहाँ से हमें अटैक्स प्रोटोकॉल स्टार्ट करनी चाहिए, सो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैंने यहाँ पे एक एरियल स्कीमेटिक आपके सामने रखा है
एयरक्राफ्ट का कि कहाँ पे उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे उसके फ्यूल स्टोर करे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एरियाज़ है, विंग्स वाले जो एरियाज़ है, ओके। सो मोस्ट ऑफ द प्लेन्स जो हैं उनके जो टैंक्स हैं वो यहीं पे लोकेटेड होते हैं, और यहाँ पे भी कुछ इन्होंने टैंक बताया जिनका अदर यूज़ है। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पे प्रोपेलर भी रहते हैं जो कि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, एयर प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैकेनिकल मूवमेंट है। सो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं अगर आपका कोई भी फ्यूल है वो रिलीज़ हो रहा है, ओके, रिलीज़ हो रहा है तो उसकी जो वेपर है अगर वो यहाँ तक पहुँच जाती हैं, जो कि आपका ये प्रोपेलर से इन तक पहुँच जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि वो इग्नाइट हो जाए और एक बहुत ही ज़्यादा बड़े धमाके का रिजल्ट निकले। सो अभी तक के लिए जनरली ये है, और जो मैंने फ्यूज़लेस आपको बताया वो रियल वर्ल्ड में इस तरीके से ये फ्यूज़लेस होता है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको बचाना, क्योंकि ऑल द पैसेंजर्स एंड क्रूज आर लिविंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर फ्यूज़लेस। तो यहाँ पे हमको समझना है कुछ पार्ट्स, बेसिकली एक एयरक्राफ्ट के। यहाँ पे मैं कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स जो हैं उन्हें नहीं ले रहा हूँ, इवन जो आपके फाइटर प्लेन्स हैं उनको भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बट जनरली प्रोटोकॉल सेम रहते हैं, जैसा कि हमने बताया कि जो डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स हैं उनका डिफरेंट पर्पस है, डिफरेंट पर्पस रिक्वायरमेंट करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स की, बिकॉज एक फाइटर क्राफ्ट है उसको एक पर्टिकुलर स्पीड से उड़ना है, तो उस पर मटेरियल्स दूसरे लगेंगे, उस पर इंजन्स दूसरे हैं, तो प्रोटोकॉल थोड़े बहुत सेम रहेंगे, लेकिन एज़ पर जैसे मैंने बताया कि जो एयरक्राफ्ट्स हैं आपके उनसे रिलेटेड थोड़े बहुत प्रोसीजर चेंज हो सकते हैं। सो विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर नाउ ये आपका एक कॉकपिट बेसिकली, यहाँ पे जैसा आपको पता है जो पायलट्स हैं वो रहते हैं यहाँ पे, अपना जो प्लेन है उसको सिमुलेट करते हैं, उसको चलाते हैं। ये जो एरिया ये आपका नोज़ एयरक्राफ्ट की, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं ये है आपका नोज़ व्हील, ये है आपकी एग्ज़िट, यहाँ से एग्ज़िट होती है। कॉकपिट मैंने आपको बताया, इंजन्स आपके ये लगे हैं जो मैंने प्रोपेलर बताया, और यहाँ पे आपका जो फ्यूल स्टोरेज टैंक आपको मिल जाएगा इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में, ओके। ये आपके लगे हुए हैं यहाँ पे लैंडिंग गियर्स, और इस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं एयरलॉन। ये आपका फिन, ये रडर एंड ये टेल प्लेन, ओके। सो ये थे कुछ बेसिक पार्ट्स एयरक्राफ्ट के जो कि इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना बिफोर गोइंग देयर। अब नाउ यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मूव इन आते हैं, सर्वाइवल टाइम। फर्स्ट रहता है आपका सर्वाइवल टाइम, ओके। सर्वाइवल टाइम क्या होता है, देखिए कोई भी अगर एयरक्राफ्ट यहाँ पे क्रैश होता है, हम यहाँ क्रैश की जनरली बात कर रहे हैं, तो क्रैश होने के बाद वहाँ पे एक मोस्ट कॉमन फिनोमेना वहाँ पे देखा जाता है जो कि होता है आपका फायर, ओके। सो फायर जब स्टार्ट होता है तो उसमें से आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन वहाँ से रिलीज़ होते हैं, ओके। सर्वाइवल टाइम जनरली होता क्या है कि जैसे ही आपका प्लेन वहाँ पे क्रैश हुआ, ओके, वहाँ से जब आपका सर्वाइवल टाइम स्टार्ट होगा कभी जब वहाँ से प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन इतनी मात्रा में वहाँ पे प्रेजेंट हो जाए, ओके, ताकि वो आपकी हेल्थ हज़ार्ड को ज़्यादा बढ़ा दे, मतलब आपकी जो जीने की वहाँ पे क्षमता है उसको घटा दें, तो वहाँ से आपका सर्वाइवल टाइम स्टार्ट होता है। आप कितना सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पे, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड कर सकता है, बेस्ड अपॉन देयर फिजिकल कंडीशन एंड हेल्थ एज वेल एज इम्यूनिटी पावर ऑल्सो, ओके। सो सर्वाइवल टाइम का ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। मैं इसको मोर डेप्थ में डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इससे मीन्स बेसिक हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, देन आपको सर्वाइवल टाइम अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ओके। आगे हम जाते हैं एस्केप टाइम में। अब देखिए एस्केप टाइम बेसिकली होता क्या है, आपका एयरक्राफ्ट है कोई भी, ओके, इसमें मान लीजिए फायर लग गई, ओके, तो यहाँ पे ऐसे आपको फायर लगने के बाद कितना टाइम वहाँ से लगेगा एस्केप करने में। अगर वहाँ पे क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि आपको वहाँ पे प्रोटोकॉल्स पता है, क्योंकि ऐसा जैसा कि आपको पता है कि फ़्लाइट की स्टार्टिंग में आपको प्रोटोकॉल्स वहाँ पे समझाए जाते हैं, एस्केप कैसे करना है, इन केस ऑफ अगर फ्लाइट डूब जाए तो कैसे रिएक्ट करना है, तो वो सब आपको वहाँ पे बताया जाता है। तो आप कितनी देर में एस्केप हो सकते हैं, वो एस्केप टाइम भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, तो इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ इंडिविजुअल टाइम बेसिकली होता क्या है, ओके। सो विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ अब थोड़ा मैं यहाँ पे एमओसी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि एज वी नो वी आर गोइंग टू फाइट विद फायर रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट, एंड हमें ये पता है कि जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है एयरक्राफ्ट में वो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी का यूज़ होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट का पर्पज़ ही ऐसा है, उसे उड़ना है हवा में, साथ ही साथ उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। इंटीरियर डिफरेंट मटेरियल का होगा वहाँ पे, एक्सटीरियर डिफरेंट मटेरियल का, बिकॉज द कंडीशन विच आर अकरिंग एट द पर्टिकुलर हाइट्स, सो उनसे टॉलरेट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ का मटेरियल यहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या मटेरियल यहाँ पे यूज़ होता है जनरली। तो देखो द मोस्ट कॉमन मेटल्स यूज्ड इन एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन आर एल्यूमिनियम, पहला देख लो एल्यूमिनियम है यहाँ पे, सेकंड है मैग्नीशियम, टाइटेनियम स्टील एंड देयर अलॉयज, ओके। एंड अलॉय इज कंपोजिट ऑफ 2 और मोर मेटल्स। अब अलॉय क्या होता है, जनरली दो डिफरेंट मेटल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम सॉल्यूशंस में जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तब हम सॉल्यूशंस कहते हैं, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। तो जब हम मटेरियल्स की बात करते हैं, सॉलिड मटेरियल्स की, एट द टाइम वी विल कॉल देम अलॉय, ओके। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है टिपिकल जेट का इन लोगों ने एग्जांपल लिया है कमर्शियल की जगह। बिल्ट टुडे इज़ लिटिल 20% प्योर एल्यूमिनियम, जो जेट है उसमें 20% प्योर एल्यूमिनियम का हम यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन क्रिटिकल स्ट्रक्चर मटेरियल
पैनलिंग एंड एस्थेटिक इंटीरियर्स नाउ कंसिस्ट ऑफ इवन लाइटर वेटर कार्बन रेनफोर्स पॉलीमर। जो इंटीरियर्स हैं उनका उसमें हम यूज़ करते हैं CFRPs, जो कि हमारा कार्बन फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर्स। अब ये स्टैंडर्ड नहीं है कि CFRPs का ही हमें यूज़ करना है, अब ये डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने देखा है मोस्ट ऑफ द प्राइवेट जेट्स जो रहते हैं उसमें भी इश्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसके हम वहाँ पे जो आप कह सकते हैं लग्जरी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो एट द टाइम हमें ईजिली फ्लेमेबल मटेरियल्स का भी यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज दे लुक गुड व्हेन दे आर इंस्टॉल्ड इनसाइड द एयरक्राफ्ट। सो एट दैट टाइम हमें बहुत सारे कंसिडरेशन लेने पड़ते हैं एट द टाइम ऑल्सो। हनीकॉम मटेरियल का भी हम इसमें यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे है मीनवाइल फॉर इंजन पार्ट्स एंड क्रिटिकल कंपोनेंट्स। अब इंजन पार्ट्स और क्रिटिकल कंपोनेंट्स का यहाँ पे बात करोगे तो फॉर एग्जांपल आपका आप ले सकते हो जो प्रोपेलर है, ओके, उसमें जो भी फैंस हैं, तो देयर इज़ अ साइमल्टेनियस पुश फॉर लोअर वेट एंड हायर टेम्परेचर रेजिस्टेंस। तो उन लोगों के लिए हमें ऐसे मटेरियल यूज़ करने पड़ते हैं जो कि हल्के वेट के हों और हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकें, फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी ब्रिंगिंग न्यू और प्रीवियसली प्रैक्टिकल टू मशीन मेटल्स एंड एरोस्पेस मटेरियल मिक्स, ताकि हमारी जो एयरक्राफ्ट है वो कम से कम फ्यूल में ज़्यादा अपनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर सके और कम से कम फ्यूल में ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं प्रोपल्शन पैदा कर सके, प्रोपल्शन इंजन जो है उन्हें अच्छी तरीके से रन कर सके। और यहाँ पे मैंने पॉइंट्स इंक्लूड कर रखे हैं, देखिए, टू मीट दिस टेम्परेचर डिमांड्स हीट रेजिस्टेंस सुपर एलॉयज HRSAs भी जिन्हें हम कहते हैं, जिनका जैसा कि इनका नाम डिक्टेट करता है कि ये हीट रेजिस्टेंस मींस हाई टेम्परेचर्स को ये सहन कर सकते हैं। ओके, अलॉयज होते हैं इंक्लूडिंग टाइटेनियम अलॉयज, निकल अलॉयज एंड सम नॉन मेटल कंपोजिट मटेरियल सच एज सेरामिक्स आर नाउ बीइंग ब्रॉट इनटू द मटेरियल इक्वेशन। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है टाइटेनियम अलॉयज, निकल अलॉयज एंड सम नॉन मेटल कंपोजिट मटेरियल्स, जो कि हाई टेम्परेचर जो हमारा है उसको टॉलरेट कर सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे दे सकते हैं। जो भी एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं वो उन्हें डिज़ाइन करते हैं उस टाइम पे अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे दे सकते हैं। लास्ट पॉइंट है दीज मटेरियल्स टेंड टू बी मोर डिफिकल्ट टू मशीन दैन ट्रेडिशनल एल्यूमिनियम हिस्टोरिकली मीनिंग शॉर्टर टू लाइफ एंड लेस प्रोडक्शन सिक्योरिटी। तो ये जो ये है मटेरियल्स हैं, तो ये ट्रेडिशन से टोटली डिफरेंट हैं, ओके, जिनकी बट लाइफ भी जो है वो लाइफ बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये लाइटर होते हैं इन द वेट में, और सिक्योरिटी का भी इसमें कम ध्यान रखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें थोड़ा मटेरियल कंपोजिशन का यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जांपल दे रखा है, तो हम देखेंगे क्या क्या जो पार्ट है एयरक्राफ्ट के वो किस किस मटेरियल से बने रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कलर चार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे एरोप्लेन है जिसमें डिफरेंट कलर डिक्टेट करेगा। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रे, ये देखिए आप सबसे ज़्यादा आपको ग्रे यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ग्रे मीन्स कॉम्पोजिट्स। यहाँ पे कॉम्पोजिट्स मीन्स दो डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं उनका मिक्स करके यहाँ पे एक मटेरियल बनाया जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। रेड है आपका एल्यूमिनियम, जैसे कि मैंने 20% आपको स्टार्टिंग में बताया। नेक्स्ट आप देखो एल्यूमिनियम, जो आपके प्रोपेलर फैंस हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा उनके, ओके, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका टाइटेनियम है बेसिकली, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा टाइटेनियम। नेक्स्ट है आपका ब्लू आपको टेल्स में दिख जाएगा, टेल्स के बैक साइड में, विंग्स के बैक साइड में, और प्रोपेलर के ऊपर भी दिख जाएगा, जो कि आपका स्टील। एंड कुछ आपको यहाँ पर ग्रे पार्ट मिलेगा, ओके, जो कि आपके अदर मटेरियल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में। सो ये था मेरे बेसिकली जो मटेरियल्स हैं उनका कॉम्पोजिशन कितना कितना रहता है, किस किस पार्ट में कितना कितना कॉम्पोजिशन रहता है। नाउ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ आर्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब जो आर्फ रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हो गए या फिर प्रोटोकॉल्स हो गए, प्रोटोकॉल्स कैसे कर रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को डेवलप करते हैं। तो इसमें ये बेसिकली 3 अमेरिकन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तब भी हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको इन पर सेपरेट वीडियोज़ चाहिए, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं इनके बारे में आपको जानना है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सेकंड है आपका ICAO, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड ये भी डेवलप करता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है आपका NFPA का सबने नाम सुना होगा, तो एज अ नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन इट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप सच टाइप ऑफ स्टैंडर्ड। अब ये ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल फायर प्रोटेक्शन के लिए स्टैंडर्ड डेवलप करे, आप देखेंगे जनरली तो इसके व्हीकल्स के लिए भी स्टैंडर्ड है, व्हीकल्स की फायर प्रोटेक्शन में क्या क्या हमें चेंज लाने चाहिए। इवन मराइन के लिए भी, मराइन वेसल्स जो हैं उनके लिए भी इनके स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, सो एयरक्राफ्ट के लिए भी कॉमनली अवेलेबल होंगे। तो ये थे जनरली 3 ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको मतलब जानना है जनरली कौन है, अगर आप इन्वॉल्व हैं इन वर्क्स में, फायर प्रोटेक्शन रिलेटेड वर्क इन एयरपोर्ट्स एंड ऑल, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इफ कमेंट्स कम इन सफिशिएंट क्वांटिटी देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ACM का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ACM बेसिकली होता क्या है, तो देखिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, जैसे कि हम अगर कंस्ट्रक्शन में बात करते हैं तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, आपको चेकलिस्ट बनानी है, जैसे करने हैं, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन करना है, तो इसी तरीके से एयरपोर्ट में भी कुछ रिक्वायरमेंट रहती हैं। तो इसको मैं थोड़ा लाइटली डिस्कस करने वाला हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें मैं इसे इन डेप्थ में लेके जाऊँगा कि क्या ये बेसिकली होती हैं। उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा एयरपोर्ट इंडेक्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप एयरफ की बात करते हैं तो एयरपोर्ट इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके।
तो उसमें हम TCA PCA का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे, एज वेल एज जो हमारे एयरफ है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एयरपोर्ट है, वहाँ पे आपको एजेंट्स डिटरमाइन करने, जैसे आपको पता है मल्टीपल एयरक्राफ्ट वहाँ पे खड़े रहते हैं, तो आप ऐसा तो है नहीं कि 10 15 20 50 किलो वहाँ पे जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है उसको रख लिया आपने। हो सकता है कि सारे एयरक्राफ्ट एक ही साथ फायर पकड़ लें, तो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितना kg कितना लीटर अपना जो ये एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है उसको रखना चाहिए। तो उसके जो फॉर्मूलेज हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अभी ACM की तरफ बढ़ते हैं। एयरपोर्ट सर्टिफिकेशन मैनुअल बेसिकली होता क्या है? तो देखिए, एयरपोर्ट सर्टिफिकेशन मैनुअल कॉम्प्राइजेस ऑफ, एक डॉक्यूमेंट है जो ये कॉम्प्राइज करता है अ ग्रिड मैप और अदर मीन्स फॉर आइडेंटिफाइंग एयरपोर्ट लोकेशन एंड टेरेन फीचर्स आर सिग्निफिकेंट टू द इमरजेंसी ऑपरेशंस। तो एक ऐसा मैप है जो ACM में वो कंसिस्ट करता है, एक ग्रिड मैप आपके एयरपोर्ट का, जो कि आपको बताता है कि एयरपोर्ट की लोकेशंस क्या हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पार्ट्स की लोकेशन क्या है, उसके टेरेन फीचर्स क्या है, जोग्राफिकल फीचर्स क्या है, कभी अगर इमरजेंसी हो जाए तो एयरपोर्ट पे अगर इमरजेंसी आ जाता है तो हम जो अपना एयरक्राफ्ट है पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को किधर लैंड कर सकते हैं, उनके फीचर्स को आपको ये बताएगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ फैसिलिटीज इक्विपमेंट पर्सनल एंड प्रोसीजर्स फॉर मीटिंग द रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग रिक्वायरमेंट्स। एक डिस्क्रिप्शन, इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन आपको दे देगा कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइडेड है। मतलब एयरपोर्ट में भी बहुत सारी, जैसे आपको पता है, फैसिलिटीज़ वहाँ पे होती हैं। कुछ एयरपोर्ट स्मॉल होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। सो जितना बड़ा एयरपोर्ट होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पर फैसिलिटीज़ होंगी। साथ ही साथ इक्विपमेंट, आर्फ व्हीकल्स जो हैं उनकी कितनी अवेलेबिलिटी है, किस कंडीशंस के हैं, किस मॉडल्स के हैं, पर्सनल किस किस टाइप के वहाँ पे आपको आर्फ फायर फाइटर्स मिल जाएंगे या फिर नॉर्मल फायर फाइटर्स मिलेंगे, और भी किन किन स्टाफ की वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एयरफ मिशन को सक्सेसफुल बनाना, क्या क्या इक्विपमेंट्स वहाँ पे हैं, प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं, अगर वहाँ पे फायर लग जाए क्या वहाँ पे फायर फाइटिंग के प्रोटोकॉल्स वहाँ पे फॉलो करे जाते हैं, क्योंकि स्मॉल जो एयरपोर्ट है आप वहाँ से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पे आपको एयरफ व्हीकल्स जो हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में वहाँ मिल जाएंगे। सो ये सब कंसिडरेशन हमें लेनी पड़ती है। अगर कोई भी एयरक्राफ्ट आपका हैजर्डस कंडीशन में आ जाता है तो एट द टाइम आपको भी वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे वहाँ पे लैंड कराया जाए, स्मॉल पे या बिग पे, क्योंकि बिग पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा एयर व्हीकल्स मिलेंगे, ओके, ज़्यादा प्रोटोकॉल्स की इंप्लीमेंटेशन होगी। ऑन द अदर हैंड स्मॉल पे जाएंगे तो वहाँ पे मे भी आपको सम प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है, ओके। और रेस्क्यू और फायर फाइटिंग के क्या वहाँ पे इंतजाम अवेलेबल हैं। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, प्रोसीजर्स फॉर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू हैजर्डस मटेरियल एंड सब्सटेंस। तो थर्ड पॉइंट में आपको ये बताना चाह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो एयरक्राफ्ट है वहाँ पे हैजर्डस मटेरियल कॉमनली प्रेजेंट होंगे। आपका फ्यूल इज़ हैजर्डस मटेरियल, आपका जो एफ गैस है, आपका एफ गैस या जिस भी फ्यूल का आप यूज़ करते हो डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, और यू कैन टेल इट्स कमर्शियल एरोप्लेन, ओके। सो उसकी हैजर्डस प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या वहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं। फोर्थ है आपका इमरजेंसी प्लान। अब इमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या होता है, मेरे पे ऑलरेडी इस पर कई सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक ऑन साइट इमरजेंसी प्लान क्या होता है, एक ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान क्या होता है। सो इन दैट पर्टिकुलर प्लान विल बी डिस्कसिंग इन डेप्थ व्हाट इज़ द इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, और यू कैन से इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। हम इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की। सो हम इसे डिस्कस करेंगे आगे जाके। सो दिस इज़ द फुल एनालिसिस, नॉट अ फुल, पार्शियल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको कल या परसों में अवेलेबल हो जाएगा। देन आपको जो ये तो अभी बेसिक्स था, जो आपने बेसिक्स जनरली समझा, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको एयरपोर्ट जो है उसके जो पार्ट्स हैं, उसके बाद एयरपोर्ट इंडेक्स है, और जो भी कैलकुलेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर उसमें भी कवर नहीं हो पाता देन आई विल मेक अ थर्ड पार्ट ऑल्सो फॉर दैट, ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो देन आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज दे टू हैव टू इनहेंस देयर नॉलेज इन सेफ्टी। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को विद प्रेसिंग द लाइक बेल बटन। So thank you for listening as always. God bless you all.